ये कहानी एक सीधी साधी लड़की गुड़िया की है। गुड़िया की माँ का निधन उसकी पैदा होते ही हो गया था। उसके पिता ने दूसरी शादी की, लेकिन सौतेही माँ ने कभी भी गुड़िया को अपनी बेटी नहीं माना। बचपन से ही गुड़िया घर के सारे काम करती थी, झाड़ू लगाना, खाना बनाना और बाकी के काम। उसे कभी माँ जैसा प्यार नहीं मिला। सौतेली माँ हमेशा गुड़िया को डांटती और उस पर गुस्सा करती, जबकि अपनी बेटी कोमल को रानियों की तरह पाला गया। सुना कि अपनी बेटी कोमल घर की राजकुमारी थी और गुड़िया नौकरानी। सुबह के 4 बज गए थे। गुड़िया धीरे धीरे बिस्तर से उठती है और कहती है, हे भगवान, आज फिर देर हो गई। काश आंखें थोड़ा जल्दी खुल जाती तो अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं। अब जल्दी से सारा काम खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद माँ के लिए नाश्ता भी बनाना है। गुड़िया उठती है और मटके में पानी लेने के लिए कुएं पर पहुँचती है। वो घर की सफाई करती, झाड़ू लगाती और माँ का कमरा साफ करती है, फिर दाल पकाती है। सोना अपनी बेटी कोमल की सारी ख्वाहिशें पूरी करती थी और उसे नए कपड़े दे देती थी, जबकि गुड़िया की इच्छाएं हमेशा दबा दी जाती थीं और गुड़िया अक्सर रोती रहती थी। कोमल सारा दिन अपनी सहेलियों के साथ घूमती फिरती और उनके साथ बातें करती रहती थी। अरे मोना, सुनना, तुझे पता है कल रमेश अपने परिवार के साथ मेले में आया था और वो बस मुझे ही देख रहा था। अरे कोमल, तू तो पूरे गांव की सबसे सुंदर लड़की है। भला रमेश तुझे न देखे तो किसे देखे? अपनी माँ से बोलना अब तेरी शादी के बारे में भी सोचे, वरना सब हाथ से निकल जाएगा। पूरे गांव में तो सिर्फ कोमल का ही राज था। हर कोई उसी की बातें करता था, लेकिन इन 4 दीवारों के अंदर कहीं छुपी हुई थी गुड़िया की खामोश तकलीफ, जिसे कोई नहीं देख पाता था। काश मेरा भी कोई होता जो मुझसे बात करता। पता नहीं पिताजी कब आएंगे। माँ के मरने के बाद तो उन्होंने मुझे अकेला ही छोड़ दिया है। सौतेली माँ को तो मेरी कोई परवाह नहीं, जबकि मैं दिन भर उनकी सेवा में लगी रहती हूँ। गुड़िया की माँ सोना फोन पर गुड़िया के पिताजी से बात कर रही थी। वे शहर में मजदूरी करते थे और महीनों तक घर नहीं आ पाते थे। अरे जी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर आप अगले महीने आने वाले हैं तो ठीक है। बस कोमल की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती, उसका ख्याल रखना पड़ता है। गुड़िया तो बहुत खुश है और घर में भी सब कुछ ठीक ठाक है। आप फिक्र मत कीजिए, अपना ध्यान काम में रखिए। घर की सारी जिम्मेदारी मैं संभाल लूंगी। गुड़िया के पापा शहर में मजदूरी करते थे। वो महीनों तक घर नहीं आते, कभी कभी तो साल भी गुजर जाता। वो हर महीने पैसे भेजते थे और हालचाल पूछ लेते, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि गुड़िया की जिंदगी अब यातना बन चुकी थी। 4 दीवारी के अंदर उसका दम घुट रहा था और उसकी उम्मीदें धीरे धीरे टूटती जा रही थी। रात का समय था। कोमल और सोना मज़े से तरह तरह के पकवान खा रही थी। खाने के बाद दोनों अपने कमरे में जाके आराम से सो गई। बेचारी गुड़िया को बचा खुचा खाना दे दिया गया, वही उसने चुपचाप खाया और अब वो भी थके हुए अपने बिस्तर पर लेटने वाली थी। माँ, आप मुझे क्यों छोड़कर चली गई? यहाँ कोई भी नहीं है जो मुझे समझे। पिताजी तो ज्यादातर घर से बाहर रहते हैं और सौतेली माँ मुझे बासी खाना देती है, मेरा ध्यान तक नहीं रखती। माँ, मुझे यहाँ कोई नहीं समझता, कोई भी नहीं। एक दिन गांव की सारी महिलाएं चौक पर बैठकर बातें कर रही थी। तब एक बूढ़ी औरत बोली, अरे तेरी बेटी गुड़िया अब जवान हो गई है। गांव का एक लड़का है आकाश, काफी अच्छा लड़का है। सुना है अभी अभी शहर से पढ़कर आया है और उसकी सरकारी नौकरी भी लग गई है, काफी अच्छा कमाता है। तो अपनी बेटी गुड़िया की शादी उसी से कर दे, तेरी बेटी राज करेगी। अरे नहीं नहीं, गुड़िया तो अभी छोटी है, बड़ी तो कोमल है। मैं कोमल के बारे में सोच रही हूँ। अगर आकाश अच्छा लड़का है तो कोमल की शादी उसी से कर दूंगी और गुड़िया तो काम करेगी, वो अभी कुछ भी नहीं करती। अरे सोना, तो क्यों झूठ बोल रही है? सारा काम तो गुड़िया ही करती है और वो पूरे दिन लगी रहती है। मैं खुद देखती हूँ, इतनी छोटी उम्र में उसने सब कुछ संभाल लिया है। और तू झूठ बोल रही है कि कोमल बड़ी है और गुड़िया छोटी। अगर तो गुड़िया की शादी नहीं करना चाहती तो साफ साफ कह सकती है, फिर ऐसा क्यों बोल रही है?
हकीकत ये है कि कोमल 1 साल छोटी है और गुड़िया 1 साल बड़ी। अरे माँ, मेरी शादी के बारे में तो सोच रही हो ना? आप मेरी शादी किससे करने वाली हैं? क्या मेरे लिए रमेश ठीक रहेगा या आकाश? सुना है आकाश काफी अच्छा लड़का है और वो मेले में मुझे भी देख रहा था। अरे हाँ बेटी, मैं तेरी शादी आकाश से ही करूंगी, फिक्र मत कर। जो औरत कह रही थी कि उसका बेटा गरीब है या कमाता नहीं, उनकी बातों में मत आना। वो गुड़िया की शादी के बारे में बात कर रही थी, इसीलिए मैंने पहले मना किया था। लेकिन तुम परेशान मत हो, तेरी शादी आकाश के साथ ही होगी। सारी आवाजें बाहर जा रही थी और गुड़िया उन्हें सुनकर फूट फूट कर रो रही थी। उसका कोई भी नहीं था और वो बिल्कुल अकेली और बेसहारा महसूस कर रही थी। माँ और बेटी दोनों ने मिलकर पूरी योजना बना ली थी कि आगे क्या होने वाला है। सोना ने अपनी बेटी कोमल के लिए सारी चीजें जमा कर ली थी और उसे उसकी शादी में देने के लिए जेवरात दिखा रही थी। दोनों माँ बेटी बड़े खुशगवार अंदाज में गपशप कर रही थी और काफी खुश लग रही थी, जबकि बेचारी गुड़िया अकेले कमरे में चुपचाप रो रही थी। अगले दिन एक औरत सोना के घर आती है और सोना से बात करने लगती है। अरे सोना, मेरे फूफा का एक लड़का है, उसकी पढ़ाई अभी खत्म हुई है। शहर में उसका कारोबार है और अच्छा काम करता है। उसका अपना घर भी है और परिवार भी बड़ा नहीं है। तेरी गुड़िया मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। अरे नहीं नहीं, गुड़िया के बारे में तो अभी कुछ भी नहीं सोचा। वो बड़ी हो गई है, लेकिन समस्या ये है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती और वो ज्यादा काम भी नहीं करती। शादी के बाद पता नहीं क्या होगा। मैं तुझे बस इतना बता दूं कि वो अक्सर बीमार रहती है और ज्यादातर अकेली रहती है। पता नहीं उसके साथ शायद कोई समस्या है, इसलिए नहीं चाहती कि तेरे लड़के की जिंदगी खराब हो जाए। अरे सोना बहन, आप क्यों झूठ बोल रही हैं? मैं खुद देखती हूँ कि गुड़िया कामकाज में काफी आगे है और घर के सारे काम वही करती है। उसकी तबीयत भी आमतौर पर ठीक रहती है। सोना बहन, आप झूठ तो नहीं बोल रही हैं ना? बोलिए ना। अरे नहीं नहीं बहन, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मैं तो अपनी बेटी की भलाई ही चाहती हूँ ना। मुझसे ज्यादा उसे कौन जानेगा। मैं तो बस यही सोचकर बोली थी कि आगे कोई समस्या ना हो। अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ करना, मेरा वो मतलब नहीं था। और अगर तुम चाहती हो तो ठीक है, शादी करा दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बस मैं इतना कह रही हूँ कि बात की बातों की जिम्मेदारी मुझ पर ना हो, फिर गड़िया तुम्हारी हुई। ऐसे ही गड़िया की जिंदगी बीतती रही और वो बड़ी होती गई। जो भी रिश्ता आता, गड़िया की सौतेली माँ उन्हें हमेशा रोक देती थी, चाहे रिश्ता कितना भी अच्छा क्यों ना हो। और जब वो अपनी बेटी कोमल की बात करती तो सामने वाले कहते कि कोमल छोटी है और वो रिश्ता मना कर देते थे। आज का दिन कुछ खास था। कोमल को देखने के लिए रमेश के घर वाले आने वाले थे। आज का दिन काफी अच्छा था। कोमल खुश थी और वो तैयार हो चुकी थी। अरे माँ, मैं कैसी लग रही हूँ? मुझे काफी डर लग रहा है। क्या आज रमेश मुझे पसंद करेगा? मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? अरे मेरी प्यारी बेटी, तू हमेशा रानी लगती है और आज भी काफी सुंदर लग रही है। फिक्र मत कर, रमेश तुझे एक बार देखकर ही हाँ कह देगा। तू मेरी प्यारी बेटी है ना, मेरी प्यारी बेटी, प्यारी बेटी। आज घड़िया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वो ना उदास थी और ना गुस्से में, बस बिल्कुल ठीक और खुश थी, क्योंकि उसकी छोटी बहन कोमल को लड़के वाले देखने आ रहे थे। गड़िया एक हाथ से समोसे तल रही थी और दूसरे हाथ से घर की सफाई कर रही थी। सोना और कोमल दोनों काम में हिस्सा नहीं लेती थीं, इसलिए सारा काम गड़िया को करना पड़ता था और वो अपना काम बड़े ही अच्छे से कर रही थी। शाम होते ही कोमल को देखने के लिए रमेश के घर वाले कोमल के घर पहुंच गए। नमस्ते जी, आप लोग आ गए। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रही थी। वे सब घर में बैठ गए। तभी कोमल काफी विनम्रता से सबको प्रणाम करती है। अरे, आपकी बेटी कोमल तो बहुत सुंदर है। ये तो बिल्कुल लक्ष्मी जैसी लग रही है। मुझे तो मेरी बहू बहुत पसंद आई। हाँ हाँ जी, बेटी तो लक्ष्मी का रूप होती है। इन्हीं की वजह से घर में बरकत होती है। अरे अरे, आप समोसे तो लीजिए, मेरी बेटी कोमल ने बनाए हैं, आपको बहुत पसंद आएंगे। लीजिए, खाइए। रमेश और उसके घर वाले मजे से समोसे खा रहे थे। उन्हें समोसे का स्वाद बहुत पसंद आया और वे खाकर काफी खुश हुए।
तभी कोमल की होने वाली सास बोली, अरे ये समोसे तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं, खाकर मजा आ गया। अरे बेटी कोमल, बताओ ना ये समोसे तुमने कैसे बनाए? इसकी रेसिपी क्या है? बनाने का तरीका थोड़ा सा तो बताओ ना। हाँ, ये समोसे मैंने ऐसे बनाए। कैसे बनाए? वैसे ही बनाए, ठीक से बनाए, पानी में डालकर बनाए। जब कोमल की होने वाली सास ये सब सुनती है तो उसे तुरंत सारी बातें समझ में आ जाती हैं कि कोमल को कुछ भी नहीं आता और ये समोसे असल में किसी और ने बनाए हैं। जब कभी आकाश की नज़र रसोई में पड़ती है तो वो देखता है कि एक लड़की समोसे फ्राई कर रही है और साथ ही घर में झाड़ू भी लगा रही है। आकाश को ये सब देखकर काफी अजीब लगता है और वो तुरंत समझ जाता है कि असल में ये समोसे उसी लड़की ने बनाए हैं। अरे वो लड़की कौन है जो रसोई में काम कर रही है? उसे तो यहाँ बुलाइए। अरे वो ना मेरी बड़ी बेटी है गुड़िया। उसकी शादी के बारे में अभी हमने कुछ नहीं सोचा। हम पहले छोटी की शादी करने वाले हैं। बड़े तो समझदार होते हैं, तो हमने सोचा पहले छोटी की शादी कर दें, बाद में बड़े की, तो फुर्सत रहेगी। कोमल की सास ने गुड़िया को कमरे में बुलाया और समोसे बनाने का तरीका पूछा। गुड़िया को तो कुछ भी नहीं पता था। वो काफी मासूम थी, लेकिन नर्म और अच्छे अंदाज में अपनी कोमल की सास को समोसे बनाने का तरीका समझाने लगी। सबसे पहले पानी डालें, आटा गूंदें, फिर नरम आटा तैयार करें, उसके बाद आलू भरें और आखिर में तेल में फ्राई कर दें। तभी सोना बात बदलते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, ये अभी समझदार नहीं है, हम इसकी अभी शादी नहीं कर सकते। अरे बेटा, अब कोई बात नहीं, जो होना था वो नहीं हुआ, चिंता मत कर, सब अपने समय पर सही हो जाएगा। अरे बेवकूफ लड़की, तो फिर से आ गई ना। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि उनके सामने नहीं आना है, लेकिन तुम फिर भी आ गई। कब भी नहीं सुधरेगी तो। तुमने अपनी बहन का रिश्ता तोड़वा दिया और क्यों बताया कि समोसे कैसे बने हैं? बड़ी मासूम बनती है। हाँ माँ, इसे तो मारना चाहिए। ये मेरी खुशी बर्दाश्त ही नहीं कर पाती, हमेशा मेरी खुशियों में रुकावट डाल देती है। मुझे समझ नहीं आता आपने इसे घर में क्यों रखा हुआ है। धक्के देकर बाहर निकाल दो। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांगती हूँ। मुझे नहीं पता था कि उन्होंने कोमल बहन से समोसे की रेसिपी पूछी है और समोसे बनाने का तरीका जाना है। चुप हो जा, इतनी बड़ी हो गई है तो जुबान मत निकाल। तुझे खाना देने का भी हक नहीं। मुझे समझ नहीं आता हमने कौन सी हरकत की कि तुम हमारे नसीब में आ गई। बस यहाँ से जाओ, मुझे तेरी जरूरत नहीं, यहाँ से दफा हो जा। दोनों माँ बेटी कमरे में बैठी हुई थीं और कोमल पास में ही मौजूद थी। तब सोना अपने पति से बात कर रही थी और पति ने बोला, अरे सोना, बात सुनो, मैं इस महीने भी नहीं आ पाऊंगा, शायद पूरा साल लगे, काम बहुत ज्यादा है। तो तुम गरिया और कोमल का ख्याल रखना और साथ ही अपना भी ख्याल रखना। मैं हर महीने पैसे भेजता रहूंगा। माँ, क्या पता जी नहीं आ रहे हैं क्या? हाँ, वे नहीं आ रहे और शायद 1 साल तक नहीं आएंगे। यही तो मौका है, हमारी जिंदगी काफी मुश्किल में है। क्यों ना गुड़िया की शादी कर देते हैं, असल में यही सही समय है। अरे नहीं माँ, अगर गुड़िया की शादी किसी अच्छी जगह हो गई ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। फिर मेरी शादी कौन करेगा? मेरी भी तो शादी करनी है ना माँ। अरे पगली, तूने अभी अपनी माँ को पहचाना ही नहीं। देख, बात सुन, किसी गरीब लड़के से उसकी शादी कर देते हैं। उसका पिता तो अब आने वाला नहीं है और जब वो आएगा ना तो हम कह देंगे कि गुड़िया की उम्र हो गई थी और उसके लिए बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे, इसलिए हमने उसकी शादी कर दी। है ना अच्छा विचार? दोनों माँ बेटी ने फैसला कर लिया था कि गड़िया की शादी किसी गरीब घर में कर देंगी और दोनों इस सोच पर मजे से हंस रही थीं। इसके बाद सोना बड़ी चालाकी से गांव की कुछ खास महिलाओं को बुलाती है जो रिश्ता ढूंढती थीं और गड़िया के लिए एक गरीब परिवार का रिश्ता तैयार कर देती है और इसके बारे में बातें करने लगती है। तभी एक और महिला बोलती है, अरे बहन, एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। सब तो अपनी बेटी के लिए अच्छे से अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन तुम तो अपनी बड़ी बेटी गड़िया के लिए इतने खराब रिश्ते की बात कर रही हो।
देखो बात सुनो, मेरी माँ जो कहती है वैसा ही करो। तुम लोगों को इससे पैसे मिलेंगे। बस मेरी माँ की बात मानो और जो वो बोले वैसा कर दो। किसी गरीब लाचार घर वाले से रिश्ता तय कर दो ताकि मेरी बहन उसी से शादी कर ले और शादी के बाद उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। सोना ने बड़ा योजना बना लिया। वो गुड़िया की शादी एक ऐसे गरीब घर से कर देगी जिसमें लड़के के पास काम नहीं होगा, परिवार बहुत छोटा होगा और वहाँ गुड़िया के लिए कोई मदद करने वाला रिश्तेदार भी नहीं होगा। उस घर में एक बीमार माँ भी होगी जिसकी सेवा करना जरूरी होगा। अगर गुड़िया ने उसकी देखभाल न की तो वे उसे घर से निकाल देंगे और गुड़िया को सड़क पर आकर भीख मांगना और अकेली जिंदगी गुजारना पड़ेगा। अगले दिन गुड़िया का सारा सामान पैक कर दिया गया। सोना ने गुड़िया को सब बातें बता दी और उसका रिश्ता तय कर चुका था। सोना ने गुड़िया से कहा, बस चलो मंडप में बैठ जाओ, तुम्हारी शादी हो जाएगी और कोई सवाल जवाब नहीं। गुड़िया ने हाँ कर दी। फिर उसकी शादी सादगी से कर दी गई और वो एक गरीब घराने में आ गई। गुड़िया को पहले ही अंदाजा हो गया था कि उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन उसके लिए अच्छा नहीं सोचेंगी, लेकिन गुड़िया कभी हार नहीं मानती थी और अपनी जिंदगी के लिए कभी कमजोर नहीं पड़ी। उसे घर में झाड़ू लगानी पड़ी और अपने पति की माँ की सेवा भी करनी पड़ी, लेकिन गुड़िया हिम्मत हारने वाली नहीं थी क्योंकि वो पहले से ही कामकाज में माहिर थी और हर काम को बेहतरीन तरीके से अंजाम देती थी। एक दिन गुड़िया के पति रामू उसके पास आया और गुड़िया से बोला, गुड़िया मुझे माफ कर दो, तुम्हारी माँ ने मुझसे तुम्हारी शादी कर दी है। हालांकि मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं कमाता नहीं हूँ, मैं गरीब हूँ। मेरे खेत कब्जे में चले गए हैं और हमारा घर भी टूटा फूटा है। हमें 2 वक्त की रोटी तक नहीं मिल पाती। मैं पैसे नहीं ला सकता, बस कभी कभी अपने दोस्त से सब्जियां मांग कर ले आता हूँ और अगर वो मुझे कुछ अनाज दे दे तो अच्छा है, वरना आज हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। रामू घर से बाहर गया और सब्जियां लेकर वापस आया। उसके बाद उसने अपनी पत्नी गुड़िया को सब्जियां दी। गुड़िया ने उन्हीं सब्जियों से खाना बनाया और खाना बहुत स्वादिष्ट निकला। सबने मिलकर खाया और हर किसी को गुड़िया का पकवान बहुत पसंद आया क्योंकि गुड़िया के हाथ में स्वाद का कमाल था। भले उसने सिर्फ दाल बनाई थी मगर खाना लाजवाब था और सबका दिल खुश हो गया। पहली बार रामू और उसकी माँ ने इतना अच्छा खाना खाया था। वहाँ सोना अपनी छोटी बेटी की शादी की तैयारी में व्यस्त थी और उसने अपनी छोटी बेटी कोमल की शादी एक अमीर लड़के से करा दी थी जो काफ़ी अमीर परिवार का था। कोमल को अच्छे अच्छे पकवान मिल जाते और उसे घर का काम या सफाई करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि नौकर चाकर ही सब कुछ संभालते थे। कोमल चैन की जिंदगी जी रही थी, जबकि बड़ी बेटी गुड़िया की जिंदगी कठिन और सेवा से भरी हुई थी। लेकिन गुड़िया कभी हार नहीं मानती। वो अपने पति से कहती है, अनी सुनो जी, आपको किसी और के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति आपकी जमीन पर कब्जा कर चुका है उसी के पास जाओ और जमीन मांगने के बजाय उससे कहो कि मैं खेत में खेती करूँगा और वो मुझे उसका बदला पैसे दे। ऐसी जिंदगी हमारी बेहतर हो सकती है। हाँ बेटा, बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। इससे हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। तुम कोशिश तो करो। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। रामू खेत के मालिक के पास पहुंचा जिसने रामू के खेत पर कब्जा कर लिया था। रामू ने प्रणाम करते हुए कहा, भाईजान प्रणाम। सेठ जी, मुझे काम चाहिए। क्या आप इसी खेत में मुझे खेती करने देंगे? मैं आपके आने से पहले सारा काम पूरा कर दूंगा और भेड़ बकरियों का भी ठीक से ध्यान रख लूंगा ताकि आपको मेहनत न करनी पड़े और खेत में सब्जियां भी अच्छी उग सकें। खेत का मालिक सेठ जी मान गया और बोला, देखो रामू, खेत के साथ बिल्कुल भी कोई छेड़छाड़ नहीं करना। अगर तुमने ऐसा किया तो जिस घर में तुम रह रहे हो वो भी उखड़वा दूंगा, समझा? इसके बाद सेठ जी चले जाते हैं। सेठ के आने से पहले रामू धूप में मेहनत करता है, खेत को पूरी तरह से तैयार और बेन लेता है। जब काम पूरा होता है और सेठ जी पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि खेत बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया है। सेठ खुश होते हैं और रामू को पैसे देते हैं। रामू खुश हो जाता है। पहली कमाई मिलने के बाद रामू घर पहुंचता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। अरे गुड़िया, तुमने जैसा कहा था वैसा ही हुआ, सब कुछ ठीक हो गया और देखो मुझे पैसे भी मिल गए हैं। गुड़िया ये बात सुनकर उसका दिल नहीं रहा। उसने जल्दी से कहा, अब हमारे पीछे जो खाली जमीन है ना, उसी में आप खेती करो। क्यों ना हम अपनी जमीन में मेहनत करें और अपना अनाज उगाएं। जब सब्जियां तैयार होंगी तो हम उन्हें बाजार में बेचकर अच्छी कीमत ले सकेंगे।
इसी से हमारे बुरे दिन खत्म हो सकते हैं। अगले दिन से ही रामू मेहनत शुरू कर देता है। वो अपने घर के पीछे मौजूद कच्ची ज़मीन में खुदाई करता है, खेत तैयार करता है और सब कुछ बीन लेता है। देखते ही देखते उसकी मेहनत रंग लाती है और 6 से 7 महीने के अंदर वो कच्चा रोजड़ा हुआ हिस्सा सब्जियों से भरे खूबसूरत बाग में बदल जाता है। इस बाग में टमाटर, आलू, बैंगन और हरी सब्जियां भरपूर उगने लगती हैं। रामू इस सफलता पर काफ़ी खुश होता है। तभी गड़िया और उसकी सास सोना वहाँ आती है और उसे कहती है, बेटा, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब हम इन सब्जियों को बाजार में बेचेंगे और 2 गुने पैसे कमाएंगे। हाँ माँ, यह तो वास्तव में बहुत अच्छा हो गया। और आपकी बहू भी कितनी समझदार है। यही तो खेत का सबसे बढ़िया विचार उसने दिया, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाता। नहीं नहीं, ये तो बस किस्मत का खेल नहीं है। अगर मेहनत दिल से की जाए तो उसका फल भी ज़रूर मिलता है। तीनों बहुत खुश थे और ऊपर वाले का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगले दिन से रामू बाजार में सब्जी बेचने का व्यवसाय शुरू कर देता है। वो आलू और टमाटर बेचता और इससे अच्छे पैसे कमाता। शुरू में कम लोग आते थे, लेकिन इसी में गुजारा हो रहा था। समय के साथ साथ लोग बढ़ने लगे। शुरुआत में जितने लोग बाजार के दूसरे दुकानों पर आते, उतने ही लोग रामू के पास भी आते थे, क्योंकि रामू सब्जी उचित दामों में देता था। देखते ही देखते वो काफी अमीर हो गए और उनका व्यवसाय अच्छी तरह चलने लगा। उनकी जिंदगी सुधर गई थी और वे अपनी नई जिंदगी में कदम रख चुके थे। रामू ने अपने खेत को सेठ जी से छुड़वा लिया था और साथ ही एक बड़ा घर भी खरीदा था, जहां वो अब रह रहे थे। उनकी जिंदगी काफी बेहतर हो गई थी और हर तरफ खुशियों का समा था। दूसरी तरफ सोना ने अपनी छोटी बेटी की शादी एक अमीर लड़के रेहान से कर दी थी, लेकिन रेहान का व्यवसाय अब डूब चुका था। सेठ के साथ उसका झगड़ा भी हो गया और सेठ ने अपनी जमीन अपने नाम कर ली थी, जिसकी वजह से रेहान की जिंदगी खराब हो गई। अब रेहान और कोमल दोनों काफी निराश और टूट चुके थे। वे अपनी परिस्थितियों से परेशान रेहान अपनी सास के पास और कोमल अपनी माँ के पास आ जाते हैं और सारी बातें बताते हैं। रेहान अपनी परेशानी बयान करता है और कोमल फूट फूट कर रोने लगती है। बेटा, फिक्र मत करो, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। मेरी बेटी, मेरी जान, मेरी जिगर का टुकड़ा। दामाद जी, कुछ दिनों के लिए आप कुछ नया काम ढूंढिए। मैं अपनी बेटी को अपने पास रखूंगी। बेटी, ये क्या हो गया है? सब कुछ खत्म हो गया। जैसा हमने सोचा था उसका उल्टा हो गया। गड़िया को हमने गरीब भेजा था, उसका बड़ा घर हो गया है। और मैंने तेरे लिए अच्छा सोचा था, लेकिन सब कुछ बुरा हो गया। अब तो मेरी बेटी सड़क पर आ गई है। क्या माँ, उस गड़िया का अपना घर हो गया? लेकिन ये कैसे संभव है? वो तो इतनी गरीब थी, उसके पास कुछ भी नहीं था और उसका पति भी ज्यादा कमाता नहीं था। हाँ बेटा, लगता है हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमने गड़िया का दिल दुखाया और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। इसी वजह से हमें उसकी सजा मिली है। हमें उससे माफी मांग लेनी चाहिए और कुछ ना कुछ तो अब इसी से ही हो सकता है। अब कोई रास्ता बाकी नहीं। हाँ ठीक है माँ, चलो उसके घर चलते हैं। जब वे दोनों गुड़िया के घर पहुँचती हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। घर इतना बड़ा और शानदार था कि वे दोनों बस सिर खो जाती रहीं और हैरानी से उसके घर को देखती रहीं। माँ, देखो तो क्या जिंदगी है इस लड़की की। आओ चलते हैं अंदर। हाँ बेटी, चल अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या माजरा है और क्या वो हमें माफ करेगी। उसके बाद दोनों माँ बेटी अंदर जाती हैं। गड़िया अपनी माँ और छोटी बहन को देखकर खुश होती है और उनसे नरमाई और आदब के साथ पेश आती है। वो कहती है, आइए बैठिए ना, काफी दिनों बाद आप आई हैं। पूरे 6 महीने हो गए आप लोग एक बार भी नहीं आए, बैठिए। वो उन्हें बिठाने के बाद खुद भी बैठ जाती है और माँ बेटी को देखती है जिन्होंने कभी उसे ठुकरा दिया था और उसकी जिंदगी एक गरीब लड़के के साथ बांध दी थी और सोचा था कि अब वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ऊपर वाले ने उसकी तकदीर बदल दी और अब वो बहुत ज्यादा खुशहाल और अमीर हो गई है। गुड़िया मेरी बहन, मुझे माफ कर दे। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने तुझे कितना बुरा भला कहा और तेरे साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं किया। मुझे माफ कर दे मेरी गुड़िया। कोई बात नहीं, मैंने आप सबको बहुत पहले ही माफ कर दिया था। हाँ गुड़िया बेटा, मुझे भी माफ कर दो। मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें कभी भी अपनी माँ का प्यार नहीं दिया। मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं माँ, मैंने आप दोनों को माफ कर दिया है। मैंने तो बहुत पहले ही आपको माफ कर दिया था और मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरा रिश्ता इतने अच्छे घर में तय किया
कि आज मेरे पास सब कुछ है और सबसे ज़रूरी बात, मेरे साथ रामू है जो मेरे सुख दुख में काम आते हैं और हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं। इसके बाद वो दोनों माँ बेटी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हैं। गुड़िया माफ़ कर देती है और फिर उसके बाद वे सब हंसी खुशी एक नए घर में रहने लगते हैं, एक परिवार बनकर। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आपको ज़रूर बताना है। और अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो अगली वीडियो का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी और वो और भी अच्छी होगी। साइड में दिए वीडियो पर क्लिक कीजिए। मिलते हैं मैं इसी वीडियो के अंदर आपकी प्यारी गुड़िया।